गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज का हमारा पाठ है क्षितिज भाग 1 ल्हासा की ओर। तो आज हम इस कथा को विस्तार से जानेंगे कि इस कथा के अंदर कवि क्या कहना चाहते हैं। तो ल्हासा की ओर इस पाठ में राहुल जी ने अपनी पहली तिब्बत यात्रा का वर्णन किया है, जो उन्होंने सन 1929 से लेकर 30 में नेपाल के रास्ते की थी। चूँकि उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, इसलिए उन्होंने यह यात्रा एक भिखमंगों के छद्म भेष में की थी, है ना। लेखक की यात्रा बहुत वर्ष पहले, जब फरी कलिंगपोड़ का रास्ता नहीं बना था, तो नेपाल से तिब्बत जाने का एक ही रास्ता था। इस रास्ते पर नेपाल के लोगों के साथ साथ भारत के लोग भी जाते थे। यह रास्ता व्यापारिक और सैनिक रास्ता भी था, इसलिए इसे लेखक ने मुख्य रास्ता बताया है। तिब्बत में जाति पाति छुआछूत का सवाल नहीं उठता और वहाँ औरतें पर्दा नहीं डालती हैं। चोरी की आशंका के कारण भिखमंगों को कोई घर में घुसने नहीं देता, नहीं तो अपरिचित होने पर भी आप घर के अंदर जा सकते हैं और ज़रूरत अनुसार अपनी झोली से चाय दे सकते हैं। घर की बहू अथवा सास उसे आपके लिए पका देगी। परित्यक्त चीनी किले से जब वह चले तो एक व्यक्ति को दो चीटी मतलब पैसा राहदारी देकर थोंगला के पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए। यहाँ सुमति मंगोल वृक्ष राहुल का दोस्त था। पहचान तथा भिखारी होने के कारण रहने को अच्छी जगह मिल गई, मतलब पहचान थी तो वहाँ पर अच्छी जगह मिल गई। 5 साल बाद वे लोग इसी रास्ते से लौटे थे, तब उन्हें रहने की जगह नहीं मिली थी और गरीब की झोपड़ी में ठहरना पड़ा था, क्योंकि वे भिखारी नहीं बल्कि भद्र यात्री के वेश में थे, है ना, वो यात्री के वेश में थे। अगले दिन राहुल जी एवं सुमति, जो एक विकट डांडा ठोंगला पार करना था, डांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह थी, है ना। 16-17 हज़ार फीट ऊंची होने के कारण दोनों ओर गांव का नामो निशान न था। डाकुओं के छिपने की जगह तथा सरकार की नरमी के कारण यहां अक्सर खून हो जाते थे, मतलब वहां पर खून वगैरह होते रहते थे। चूँकि वे लोग भिखारी के वेश में थे, इसलिए हत्या की उन्हें परवाह नहीं थी, परंतु ऊंचाई का डर बना हुआ था। वह भिखारी के वेश में थे, है ना। दूसरे दिन उन्होंने डांडे की चढ़ाई घोड़े से की, जिसमें उन्हें दक्षिण पूर्व और बिना बर्फ और हरियाली के नंगे पहाड़ दिखे तथा उत्तर की ओर पहाड़ी पे कुछ बर्फ दिखी। उतरते समय लेखक का घोड़ा थोड़ा पीछे चलने लगा और वे बाएं की ओर 1.5 मील आगे चल दिए। बाद में पूछकर पता चला लड़कों का रास्ता दाहिने की तरफ, लंगकोड़ का रास्ता दाहिने की तरफ था तथा जिससे लेखक को देर हो गया तथा सुमति नाराज हो गए, परंतु जल्द ही गुस्सा ठंडा हो गया और वे लंगकोर की ओर एक अच्छी जगह पर वे अब तिंगरी के मैदान में थे, जो कि पहाड़ियों से घिरा टापू था। सामने एक छोटी सी पहाड़ी दिखाई पड़ती थी, जिसका नाम तिंगरी समाधिगिरी था। आसपास के गांवों में सुमति के बहुत परिचित थे, वे उनसे जाकर मिलना चाहते थे, परंतु लेखक ने उन्हें मना कर दिया और ल्हासा पहुंचकर पैसे देने का वादा किया। समझ गए होंगे आप। सुमति मान गए और उन्होंने आगे बढ़ना शुरू किया। उन्होंने सुबह चलना शुरू नहीं किया था, इसलिए उन्हें कड़ी धूप में आगे बढ़ना पड़ रहा था। वे पीठ पे अपनी चीज़ें लादे और हाथ में डंडा लिए चल रहे थे। सुमति एक और यजमान से मिलना चाहते थे, इसलिए उन्हें बहाना बनाकर सेकर बिहार की ओर चलने को कहा। तिब्बत की ज़मीन छोटे बड़े जागीरदारों के हाथों में बटी है। इन जागीरदारों का बड़ा हिस्सा मठों के हाथों में है। अपनी अपनी जागीर में हर जागीरदार कुछ खेती करता है, खुद ही करता है, जिसके लिए मजदूर उन्हें बेगार में मिल जाते हैं, मतलब मजदूर वहाँ आसानी से मिल जाते हैं। लेखक सेकर की खेती के मुखिया भिक्षुन में से मिले, है ना। वहाँ एक अच्छा मंदिर था, जिसमें बुद्ध वचन की हस्तलिखित 103 पोथियाँ रखी थीं, जिसे लेखक पढ़ने में लग गए। इसी दौरान सुमति ने आसपास अपने यजमानों से मिलकर आने के लिए लेखक से पूछा, जिसे लेखक ने मान लिया। दोपहर तक सुमति वापस आ गए। चूँकि तिंगरी वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं था, इसलिए उन्होंने अपना सामान पीठ पर उठाया और उनसे विदा लेकर वहाँ से चल दिए।